आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 33वें भाग कूटमंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उसी रात में उसी नगर में एक दूसरा ही कार्य हो रहा था। अनहिल्य पाटन के एक एकांत भाग में एक बहुत पुरानी भग्न अट्टालिका थी। अट्टालिका बिल्कुल सूनी और बेमरम्मत थी। ये नहीं कहा जा सकता था कि इसमें किसी मनुष्य का निवास है। अट्टालिका का मुख्य द्वार सदैव बंद रहता था। उसके आसपास घास फूस उगाई थी और स्पष्ट था कि मुद्दत से ये द्वार खुला ही नहीं था। परंतु वास्तव में बात ऐसी न थी। इस समय इस अट्टालिका में 4 व्यक्ति उपस्थित थे। जिस कक्ष में ये लोग बैठे थे वो एक प्रकार से सुसज्जित था। दीपक का प्रकाश उस कक्ष में फैल रहा था। कक्ष के बाहर एक सशस्त्र योद्धा सावधानी से पहरा दे रहा था। चारों मनुष्य धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे, परंतु उनकी चेष्टा से ये प्रकट था कि वे किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई थी, परंतु ये चारों व्यक्ति मनोयोग से अपनी बातचीत में संलग्न थे। इनमें एक तरुण व्यक्ति श्याम वर्ण तेजस्वी नीलकांत मणि की आभा धारण किए था। उसकी बड़ी बड़ी काली चमकदार आंखें उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को प्रकट करती थीं। उस पुरुष का अंग गठित, नाक नुकीली और कंठस्वर गंभीर घोषयुक्त था। उस वीर पुरुष को पाठक इस उपन्यास के आरंभ ही में देख चुके हैं। ये गुर्जर का प्रसिद्ध बाणबली युवराज भीमदेव चालुक्य था। अभी इसकी आयु केवल 26 वर्ष की थी, परंतु अपने गांभीर्य, तेज और वैशिष्ट से वो हजारों मनुष्यों के शीर्ष स्थान पर सुशोभित होता था। दूसरा एक प्रौढ़ावस्था का गौरवर्ण दीर्घाकार और तेजस्वी राजसी व्यक्ति था। इसकी बड़ी बड़ी राजसी आंखों में लाल डोरे इसकी ऐश्वर्य भावना, प्रताप और विलास की सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे। ये एक दृढ़ निश्चयी, वचन प्रतिपालक, स्थिर बुद्धि और वीर पुरुष था। ये गुर्जरेश्वर चामुंड राय का ज्येष्ठ पुत्र वल्लभ देव था। तीसरा पुरुष एक तेजस्वी तरुण था। इस पुरुष की आकृति में सौंदर्य, शौर्य, दृढ़ता और भावुकता का अद्भुत सम्मिश्रण था। ये सादा श्वेत वस्त्र पहने, एक तलवार सामने रखे, चुपचाप वार्तालाप में योग दे रहा था। यही पुरुष आबू के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माता गुर्जर मंत्री विमल देव था। चौथा पुरुष एक कृशतनु ब्राह्मण था। उसकी मुखाकृति विशेष आकर्षक न थी, परंतु उसकी प्रत्येक बात से विचारशीलता टपकती थी। वो बहुत धीरे धीरे नपीतुली बात कहता था। ये अधेड़ अवस्था का पुरुष गुजरात का चाणक्य कहलाता था। इसका नाम चंड शर्मा था और ये गुर्जर राज्य का महासंधि वैग्राहिक था। भीमदेव बाणबली ने कहा, काका, महाराज की जो दशा है उससे तो अब कुछ आशा नहीं है। अब गुजरात की मान रक्षा के लिए आप ही को कुछ करना होगा। इस समय तो हम भीतरी और बाहरी शत्रुओं से घिरे हुए हैं। अब यदि हम महाराज पर ही निर्भर रहे तो बस हो चुका। कुमार, तुम्हें यह नहीं मालूम कि आज ही महाराज ने तुम्हें और युवराज को बंदी करने की आज्ञा दी है? वल्लभदेव ने कहा, किस अपराध पर? अपराध की क्या बात है युवराज? जैसे जिसने महाराज के कान भर दिए, महाराज को वही सूझ गया। अब तो वे ये विश्वास किए बैठे हैं कि आप और कुमार मिलकर महाराज को राजच्युत करने की साठगांठ कर रहे हैं, बस इसी अपराध पर। तो कर नहीं तो डर नहीं, इन बातों से हम भय क्यों करें? परंतु युवराज, अविवेक के सम्मुख विवेक नहीं चलता। जहां अविवेक है वहां विवेक सावधान रहता है। आपका कार्य यही है कि भविष्य को विचारें और समझें कि गुजरात के महाराज चामुंड राय नहीं, आप हैं। परंतु अभी तो भीतरी बाहरी शत्रुओं की बात है ना। सबसे पहले गजनी का महमूद, वो आ रहा है। घोगा वापस आकर रच चुके, उन्हें पदाक्रांत कर अब वो सपाद लक्ष्य पहुंचना चाहता है।
महाराज धर्म गजदेव उसके सम्मुख होने को तैयार बैठे हैं, परंतु महमूद के प्रचंड सवारों से हमें असावधान न रहना चाहिए। महमूद को मैं देख चुका हूं, वो साहसी एकाकी ही सोमनाथ पट्टन छद्म वेश में चला आया था, परंतु सर्वज्ञ की दृष्टि से छिपा नहीं। दुख इतना ही है कि मेरी तलवार से जीता बच गया। तो दुख क्या है कुमार? तुम्हारी शोभा तो उसे सम्मुख युद्ध में धराशायी करने में है। वो समय भी आ रहा है। काका जी, अब विचारना ये है कि कहाँ उससे मुठभेड़ की जाए। क्या हम सपाद लक्ष्य चलें या नांदोल, या उसे पाटन तक आने दें? चंद्र शर्मा ने कहा, कुमार, अब पहले तनिक भीतरी मामलों पर भी दृष्टि दो, तभी इस प्रश्न का हल मिल सकता है। पहले नांदोल की बात ही विचारो। विचारना क्या है? नांदोल का अनहिल राज तो हमारे मामा का बेटा है, संबंधी है, फिर पाटन का सामंत है, वल्लभदेव ने कहा। और यदि ऐसा ना हो? दामू मेहता ने तभी कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा। सबने मेहता को और आश्चर्य से देखा। चंद्र शर्मा ने कहा, आओ दामू मेहता, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, पर तुम्हारे इस कथन का अभिप्राय क्या है? यही कि नांदोल के महाराज अनहिल राज पाटन की गद्दी के संबंधी और हितैषी नहीं हैं, सामंत भी नहीं हैं, वे केवल महाराज कुमार दुर्लभदेव के संबंधी हैं। ये कैसे दामू? महाराज, अभी तक तो हमें विदेशी शत्रुओं और पड़ोस के शत्रुओं से ही निपटना था, अब रक्त के शत्रुओं से निपटना उससे भी अधिक आवश्यक हो गया है। दामोदर, पहेली न बुझाओ, स्पष्ट कहो। तो महाराज स्पष्ट ही कहता हूं, राजधानी में गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जिसका सारांश ये है कि महाराज को विष देकर मार डालने तथा आप और कुमार को बंदी करने की योजना बना ली गई है। आप यहां उपस्थित हैं, इसका भी पता शत्रुओं को चल गया है। किंतु वे शत्रु हैं कौन? महारानी दुर्लभ देवी, नांदोल के राजा अनहिल राज और जैनयति जिनदत्त सूरी। ये तुम क्या कह रहे हो मेहता? उनके सहायक हैं वीकण शाह, गुजरात के महामंत्री, और महाराज की नाक के बाल बालचंद खवास। परंतु इसका प्रमाण? मेरा वाक्य ही प्रमाण है महाराज। मैं अभी शत्रुओं के गुप्त षड्यंत्र को आंखों से देख कर आ रहा हूं। तब इसका उपाय? उपाय पीछे सोचा जाएगा। अभी जो बात चल रही है वही हो। तो नांदोल के अनहिल राज का विचार पाटन से विद्रोह करने का है? ये तो स्पष्ट है महाराज। वे सब मिलकर राजकुमार दुर्लभदेव को पाटन की गद्दी देने की सोच रहे हैं। तो सबसे प्रथम यही विषय विचारने योग्य है। नहीं महाराज, सबसे प्रथम विचारणीय बात यह है कि गजनी का अमीर, जो गुजरात को दलित करने आ रहा है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। वो किस प्रकार? इस प्रकार महाराज कि पाटन की उत्तर दिशा का दिक्पाल सिंधुपति हम्मुख देव, पश्चिम का अर्बुदरेश्वर और पूर्व में नांदोल सपाद लक्ष्य। पर तुम्हारे कथन से तो ये स्पष्ट है कि नांदोलपति अनहिल राज ने पाटन की सत्ता का त्याग कर दिया है, और अर्बुदेश्वर धुंधुकराज ने भी। अरे, ये कैसे? उसने मालवराज का आश्रय लिया है। किंतु मालवराज भोज तो आजकल वेद पाठ में है ना? हाँ महाराज, धुंधुकराज भी वही हैं। अरे, तो ये पाटन के विरुद्ध एक त्रिपुटी तैयार हो रही है। और उधर गजनी का महमूद दल बादल ले पाटन पर धंसा चला आ रहा है। और भी एक बात है। क्या? कृष्णदेव बाला प्रसाद के पास नांदोल गया है। तो इसका ये अर्थ है कि अर्बुदाचेल की राजधानी में राजा भी नहीं है, युवराज भी नहीं। ये तो असहनीय है। अर्बुदपति धुंधुकराज पाटन की सत्ता को अपमानित कर गुजरात के चिरशत्रु भोजराज के आश्रय जाए, और उसका पुत्र कृष्णदेव नांदोल के युवराज के पास रहकर पाटन के विरुद्ध तैयारी करे। अब रही सिंधुपति हम्मुगराज की बात, वो सीधी शमशेर से बात करता है। ये है महाराज पाटन के दिक्पालों की कथा। अब पाटन की कथा कहो दामू मेहता। महाराज, चामुंड राय के तो वही रंग ढंग हैं। आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र तो हो ही रहा है, और महाराज ने आपको बंदी करने का आदेश दे दिया है। भावी आपत्ति से वे सर्वथा बेखबर हैं। उधर रनवास में षड्यंत्र चल रहे हैं। सबसे प्रथम महाराज की प्राण रक्षा तो होनी ही चाहिए दामो, युवराज वल्लभदेव ने व्यग्र भाव से कहा। तो महाराज आप आज्ञा दीजिए कि महारानी दुर्लभ देवी को बंदी कर लिया जाए। विमल, और तुम जैसा ठीक समझो उसी भांति महाराज की प्राण रक्षा की व्यवस्था करो, परंतु ये ध्यान रखो कि राज परिवार की बदनामी सर्वसाधारण में न होने पाए। तो महाराज आप निश्चिंत रहें, इस षड्यंत्र को विफल करने का प्रयत्न मैं कर लूंगा, परंतु महामंत्री वीकण शाह की जिम्मेवारी विमलदेव शाह अपने पर लें तो ठीक है।
जैसे आप पाटन के भावी महाराज हैं, वैसे विमलदेव शाह पाटन के भावी महामंत्री हैं। ये तो ध्रुव है। विमलदेव ने कहा, मैं महामंत्री से निपट लूंगा मेहता। अब बाहर की बात कहो, पहले नांदोल। वहां मेरा पुरुष गया है, समय पर समाचार मिल जाएगा। ठीक। अर्बुद? वहां से भी आप निश्चिंत रहें, सब सूचनाएं मिल जाएंगी। तो अब रहे सिंधुराज और मालवराज भोज। सिंध पर अभियान करें कुमार भीमदेव? ये ठीक नहीं होगा। पहले अर्बुदेश्वर और नांदोल राज ठीक हों, तब तीनों की संयुक्त सैन्य लेकर। परंतु इधर गजनी का अमीर जो आ रहा है, उससे प्रथम ही तीनों दिशाओं में दिक्पालों की दृढ़ स्थापना हो जानी चाहिए। परंतु कैसे? कल्पना कीजिए कि मालवराज भोज और नांदोलपति अनहिलराज तथा धुंधुकराज की त्रिपुटी पाटन पर चढ़े तो भारी पड़े। फिर गजनी का दुर्दांत अमीर है, उसके लिए हमें अपनी शक्तियां सुरक्षित रखनी आवश्यक हैं। तब तो बहुत कुछ मालवराज के निर्णय पर निर्भर है। ऐसा ही है, तब मालव पर ही पहले अभियान हो। ये क्यों? अभी मालव में चर जाए। ये भी ठीक है, परंतु चर विद्वान, प्रतिभाशाली और राजनीति पटु होना चाहिए। महाराज, मालवराज की सभा में जाने योग्य व्यक्ति पाटन में एक ही है, भस्मांक देव। तो दामू, भस्मांक को तुरंत मालव भेजो और ऐसा करो जिसमें अभी ये बाहरी कलह टले। पहले गजनी का अमीर और पीछे और कुछ। ऐसा ही होगा महाराज, परंतु आप भी अभी इसी क्षण यहां से प्रस्थान कीजिए। केवल एक प्रहर रात्रि शेष रह गई है। आपको सूर्योदय होने से पूर्व ही सिद्धिस्थल पहुंच जाना चाहिए। यहां हम और विमलदेव शाह सब ठीक ठाक कर लेंगे। आप राधनपुर में सैन्य संग्रह करना प्रारंभ कर दें, सिद्धिस्थल त्याग दें। अब दुर्लभ राय पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब हमारे अश्व मंगाओ दामू। सब लोग उठे। महाराज कुमार भीमदेव और वल्लभदेव अश्व पर सवार हो गुप्त मार्ग से वहां से चल दिए। उनके पीछे 2 अश्वारोही और चले। इसके बाद चंड शर्मा, दामोदर मेहता और विमलदेव अपने अपने पथ पर चले। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 33वें भाग कूटमंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।